नमस्कार दोस्तों, मित्रों। आज मेडिसिनल केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें कल जो हमने चर्चा किया था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कुछ चीज़ें रह गई थी, उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर आगे का प्रोसेस क्या है वो देखेंगे। जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई थी, उसको ठीक से थोड़ा समझना है, बायोसिंथेसिस ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। मैं एक बार पुरानी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, हमारे बॉडी में दो तरह का नर्वस सिस्टम है। एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कार्ड वर्क करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, जो कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, और उस पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसके दो पार्ट मैंने बताए थे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक्चुअली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में फ़र्क ये होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी में काम करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा जो है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट में काम करता है। यानी हम जब रेस्ट की कंडीशन में होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक। अब हमने तीसरी चीज़ ये बताई थी कि इन नर्वस सिस्टम में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो हमारी बॉडी में सिर्फ सेंसेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स के जंक्शन पर जो प्रोसेस होती है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर देखिए, यहाँ पर एक न्यूरॉन ख़त्म होता है और दूसरा न्यूरॉन शुरू होता है। देख रहे हैं यहाँ? तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं जॉइंट या गैंग्लिया। क्या बोलते हैं? जॉइंट या गैंग्लिया बोलते हैं। ठीक है। अब ये होता है प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर। ध्यान से देखिए, इसे बोलते हैं प्री सिनेप्टिक और इसे बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक। पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर। देखिए, सेंसेशन हमेशा इस तरह से हमने बताया था कि बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव चार्ज डीपोलराइजेशन की वजह से आगे की ओर बढ़ता है, और जैसे ही सिनेप्स पर पहुंचता है यहाँ पर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, अगर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो एड्रेनलिन या नॉरएड्रेनलिन यहाँ होगा, और अगर ये पैरासिम्पैथेटिक है तो यहाँ पर एसिटाइलकोलिन होगा। तो जो भी है, यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर पोस्ट सिनेप्टिक के रिसेप्टर पर बाइंड होगा, और जैसे ही रिसेप्टर पर बाइंड होगा, आगे जो है ये प्रोसेस फिर से सेंसेशन को ले जाने वाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और हमारे ब्रेन तक जाएगी, और ब्रेन से वापस फिर से हमारे इफेक्टर आर्गन तक आती है। ये प्रक्रिया हम सभी लोग जानते हैं, एक नॉर्मल बात है। तो आज के इस सेशन में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक बार फिर से बायोसिंथेसिस ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। एक बार फिर से हम इसको समझते हैं। वैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर से मैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बायो सिंथेसिस ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है। हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होता है इस बायोसिंथेसिस का, उसका नाम है टायरोसिन। क्या नाम बताया था? टायरोसिन। और उस टायरोसिन की स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं, ये स्पष्ट दिख रहा है आपको कि नहीं?
तो ये टायरोसिन जो है इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये OH यहाँ पर है, यहाँ पर CH और H लगा हुआ है, यहाँ पर CH-COOH है और यहाँ NH2 है। ये स्ट्रक्चर जो है वो किसका है? टायरोसिन का, जो कि एक अमीनो एसिड। देखिए ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, एक बेंजीन रिंग है, यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं CH2 ग्रुप है, CH-COOH है और NH2 है। स्पष्ट दिख रहा है सभी को? तो अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? अब इन प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ध्यान दीजिएगा, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बनाएगा डोपा। हमने आपको बताया था कल भी, डोपा का स्ट्रक्चर देख लीजिए, सिर्फ एक OH ग्रुप यहाँ आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, डोपा बनेगा। देखिए एक OH ग्रुप यहाँ आ गया, एक OH ग्रुप यहाँ आ गया, यहाँ पर CH2 है, CH-COOH है और NH2। इसको हम लोग कहते हैं डोपा। ठीक है, डोपा, इंटरमीडिएट ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, डोपा। क्लियर, स्पष्ट आप इस चीज़ को देख रहे हैं, डोपा। देखिए ये थोड़ा सा स्पष्ट आपको दिखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डोपा हो गया, ये स्ट्रक्चर डोपा का हो गया। अब ये डोपा एल अमीनो डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में, ध्यान दीजिए, एल अमीनो डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में ये बनाएगा डोपामीन। अब अंतर क्या आएगा? स्ट्रक्चर सेम रहेगा, थोड़े से अंतर इसमें मिलेंगे आपको। देखिए स्ट्रक्चर में ये OH रहेगा, ये OH रहेगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर CH2 भी रहेगा और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा ना, तो ये CH2 भी हो जाएगा और ये NH2 हो जाएगा। इसका नाम हो गया डोपामीन। ये सारे के सारे क्या हैं? कैटेकोलामाइंस हैं। ध्यान दीजिए, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की बायोसिंथेसिस में बता रहा हूँ सिंपल वे में। टायरोसिन लिया, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में डोपा बना, डोपा एल अमीनो डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में डोपामीन बनाया। अब ये डोपामीन अगेन जो है, देखिए डोपामीन बीटा डीकार्बोक्सिलेज, डोपामीन बीटा डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? नॉर एपिनेफ्रिन। देखिए मैं इसको यहाँ नीचे नॉर एपिनेफ्रिन बना देता हूँ। नॉर एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर देखिए, थोड़े से अंतर के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ फिर वही कंडीशन, यहाँ OH होगा, यहाँ OH होगा। ध्यान से देखते जाइए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH-OH हो जाएगा। जहाँ CH2 था वहाँ CH-OH हो जाएगा और CH2 आपका ऐसे का ऐसा ही रहेगा। और आपका जो नॉरएपिनेफ्रिन है यहाँ पर फिर NH2 आ जाएगा। इसका नाम हो जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन, या इसको हम नॉरएड्रेनालिन भी कह सकते हैं। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन बन गया। अब ये नॉरएपिनेफ्रिन जो है N-मिथाइल, ध्यान दीजिए, N-मिथाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में क्या बना देगा? एपिनेफ्रिन बना देगा। और एपिनेफ्रिन में क्या होगा? चूंकि N-मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अब बस स्ट्रक्चर बहुत आसान है, आप ऐसे देख लीजिए।
एक स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो गया तो सारे स्ट्रक्चर आपको ऑटोमेटिक याद होते चले जाएंगे। देखिए अब क्या है, यहाँ पर CHOH रहेगा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। ये CH2 रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर NH के साथ जुड़ जाएगा CH3 और इसका नाम हो जाएगा एपिनेफ्रीन। देखिए क्लियर हो गया ये पूरा एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन की बायोसिंथेसिस। स्पष्ट रूप से एक बार सभी लोग देख लीजिए, कहीं पर कुछ दिक्कत हो तो बताइए। मैं इसको अगेन डिस्कस कर देता हूँ। देखिए ये है टायरोसिन। टायरोसिन यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन रिंग है, CH2 है, CH COH NH2, ये टायरोसिन हो गया। अब देखिए सिर्फ अंतर कहाँ आता है। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज है तो जाहिर सी बात है एक OH ग्रुप और लग गया यहाँ पर, अब बन गया डोपा, और कुछ चेंज नहीं करना आपको। और उसके बाद जैसे डोपा बना, L अमीनो डी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में देखिए ये CH2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर ये डी कार्बोक्सिलेज का मतलब ही होता है -CO2, यानी CO2 निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, CO2 निकल गया तो CH2 बचा और NH2 बन गया। तो ये हो गया डोपामाइन, डोपामीन, कैटेकोलामाइंस। अब इस डोपामीन से हमें बनाना है नॉरएपिनेफ्रीन। तो ध्यान दीजिए, डोपामीन बीटा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या यूज करना है, डोपामीन बीटा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पर CHOH आ जाएगा, ठीक है, और ये CH2 रहेगा, NH2 रहेगा। ये देखिए केवल इतना अंतर आया कि CHOH हो गया, बाकी सब सेम है, ठीक है। इधर आइए, अब N मिथाइल ट्रांसफरेज, बस NH एक H हटा के हमें मिथाइल लगा देना है, एपिनेफ्रीन बन गया। तो नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन में सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ NH2 है, यहाँ NHCH3 है। एपिनेफ्रीन में NHCH3 है और नॉर एपिनेफ्रीन में NH2 है, बस इतना बेसिक दोनों में अंतर है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट टर्न पर हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप 2-3 बार देखिएगा, समझिएगा इसको, अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइए। ये बायोसिंथेसिस एग्जाम में 100% आपके आने वाली है। नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन के स्ट्रक्चर जरूर देख लीजिएगा, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोरेज ऑफ कैटेकोलामाइंस। स्टोरेज ऑफ कैटेकोलामाइंस, क्लियर। स्टोरेज ऑफ कैटेकोलामाइंस का मतलब हुआ कि जो हमारा डोपामीन है, ध्यान दीजिए, एड्रेनलिन है या नॉर एड्रेनलिन है या फिर सीरोटोनिन है, ये आखिर ये रहते कहाँ हैं, इनकी लोकेशन कहाँ है। हमें मालूम है प्रीसिनेप्टिक में होते हैं, यानी न्यूरॉन्स के लास्ट छोर के वेसाइकल्स में होते हैं, मगर उसको डिटेल में समझना जरूरी है ना। तो देखिए इनकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो हम इसको कहेंगे कि स्टोर्ड, कहाँ स्टोर्ड होते हैं, ये होते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल्स, और इसे हम ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेन्यूल्स। तो लोकेशन देखिए, आपका ये न्यूरॉन हुआ, इसकी लास्ट छोर जो है ये हो गई आपकी सिनेप्टिक क्लेफ्ट जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पर आपके ग्रेन्यूल्स हैं, और इसी ग्रेन्यूल्स में हमें ये दिखा रहे हैं इस तरीके से। तो ये हो गया एड्रेनलिन, या फिर गोला दिखा दे रहा हूँ इसको, ये हो गया नॉर एड्रेनलिन। अगर इसको मैं बस आपको समझाने के लिए स्क्वायर बता दूं तो ये हो जाएगा आपका डोपामाइन। तो इस तरीके से ये किसी भी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, सिनेप्स में वेसाइकल्स के अंदर मौजूद रहते हैं। जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये रिलीज हो जाते हैं। कब रिलीज होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इनका स्टोरेज कहाँ है, सिनेप्टिक वेसाइकल्स आर ग्रेन्यूल्स में है। अब होता क्या है, देखिए हमारा एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन केवल और केवल न्यूरॉन्स में ही नहीं होता,
बल्कि इसकी लोकेशन एड्रीनल मेडुला में भी होती है। ये ध्यान रखिएगा, एड्रीनल मेडुला एक ग्लैंड है, एड्रीनल मेडुला एक ग्लैंड है जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक मेडुला एक कार्टेक्स। तो एड्रीनल मेडुला में भी नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन एज हार्मोन्स पाया जाता है और वो समय समय पर ब्लड में रिलीज होता रहता है। अब देखिए उसकी लोकेशन वहाँ भी मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं एड्रीनल मेडुला की बात करूँ, ध्यान दीजिए, एड्रीनल मेडुला की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ ग्रेन्यूल्स थे उनको हम क्रोमाफिन ग्रेन्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमाफिन ग्रेन्यूल्स। इन्हीं क्रोमाफिन ग्रेन्यूल्स में आपके जो है नॉर एड्रेनलिन या न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है और समय समय पर ये जो है साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज आउट होते रहते हैं, डिफ्यूज आउट इन साइटोप्लाज्म। इतनी बात क्लियर हो गई। एड्रीनल मेडुला में अगर लोकेशन पूछता है तो क्रोमाफिन ग्रेन्यूल्स कहा जाएगा। अगर इनकी लोकेशन न्यूरॉन्स में है तो उन्हें ग्रेन्यूल्स या वेसाइकल्स कहा जाएगा। तो अब सवाल ये होता है कि आपके जो क्रोमाफिन ग्रेन्यूल्स हैं वो कहाँ पाए गए हैं? एड्रीनल मेडुला में पाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब इनकी ज़रूरत होगी तो ये रिलीज होंगे। क्या होंगे ये? कब रिलीज होंगे? जब सेंसेशन आगे की ओर आएगा, यहाँ पर कैल्शियम की एंट्री होगी, ध्यान दीजिए, कैल्शियम आयन की एंट्री होगी, तभी ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर के रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएंगे और रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद अपना एक्शन ये शो करने लगेंगे। क्लियर होगी बात? अब सवाल ये है कि नॉर एड्रेनलिन का बनना या एड्रेनलिन का बनना किस पर डिपेंड करता है? डोपामीन पर भी डिपेंड करता है। अब सवाल ये है कि डोपामीन, जब तक डोपामीन नहीं होगा, हमने आपको बताया था टायरोसिन, डोपामीन, डोपामीन के बाद डोपामीन के बाद बायोसिंथेसिस हमने आपको बताई थी, नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी में होती रहती है। अब होता क्या है, अब इसको मैं यहाँ मिटा देना हूँ, आगे डिस्कस करता हूँ। स्टोरेज आपने देख लिया दोनों जगहों पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हमारे जो वेसाइकल्स होते हैं, देखिए ये जैसे मान लीजिए आपका ये न्यूरॉन्स का एंड पॉइंट है, यहाँ पर डोपामीन जो है वो लिया गया, डोपामीन, ये डोपामीन जो है वो वेसिकुलर, जो इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसको क्या कहते हैं? ये जो बाहर की जो मेम्ब्रेन देख रही है, इसके बाहर, इसको कहते हैं वेसिकुलर मेम्ब्रेन। इसी वेसिकुलर मेम्ब्रेन के थ्रू इसे अंदर ले लिया गया डोपामीन को, इसे मैंने त्रिभुज से दिखा दिया, और इसी डोपामीन से फिर हमारा जो बायोसिंथेसिस हुआ वो नॉर एड्रेनलिन का हुआ और एड्रेनलिन का हुआ, ये आपको मैंने डिस्कस कर लिया है। टायरोसिन से भी होता है, और इस डोपामीन से नॉर एड्रेनलिन का बनना किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है? डोपामीन बीटा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, इसकी प्रेजेंस में ये डोपामीन से आपका नॉर एड्रेनलिन बनता है, ठीक है। अब नॉर एड्रेनलिन जो है अकेला नहीं रहता वेसाइकल्स में, इसके साथ एटीपी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहती है। तो आप कह सकते हैं दैट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ एटीपी एंड नॉर एड्रेनलिन, जिसमें इसका रेशियो जो है ये 4 है तो ये 1 होगा, 4:1 के रेशियो में ये वेसाइकल्स में मौजूद रहते हैं नॉर एड्रेनलिन। अब सवाल ये होता है कि बॉडी में जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं बन तो गए, फंक्शन भी उनका हो जाएगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी आ जाएगा। अगर इन लगातार बनते ही रहेंगे तो
तो हमारी बॉडी में डोपामिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, सीरोटोनिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, एड्रेनलिन का कंसंट्रेशन। और कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होने लगते हैं। मगर हमारी बॉडी के अंदर जितने कैटाकोलामाइंस बनते हैं उनका ब्रेकडाउन भी होता है, उनका मेटाबॉलिज्म भी होता है। और मेटाबॉलिज्म हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है? एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है। ये एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर लीवर में पाए जाते हैं। और वो कौन से एंजाइम हैं जो इन कैटाकोलामाइंस को मेटाबोलाइज कर देते हैं? भाई ज़रूरत पड़ने पर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, हमारा हार्मोन्स रिलीज हुआ, अब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, उससे ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए, उसको मेटाबोलाइज हो जाना चाहिए। तो मेटाबोलाइज करने के लिए दो तरीके के एंजाइम यहाँ पाए गए हैं बॉडी में। एक को हम कहते हैं मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज और दूसरा होता है कैटाकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज कॉम्ट। देखिए दो तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर या कैटाकोलामाइंस को मेटाबोलाइज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखिएगा इसको। 2 एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, इसी से ड्रग निकल के आएगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइंस, या इसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म को ही हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, ये हमने कई बार डिस्कस किया है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये एंजाइम्स कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए। ये एंजाइम का, एक एंजाइम का नाम है माओ, एक एंजाइम का नाम है कॉम्ट। माओ का जो फुल फॉर्म है वो है मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज, और कॉम्ट का जो फुल फॉर्म है वो है कैटाकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। याद रखिएगा, these are enzymes which are responsible for the metabolism of catecholamines like noradrenaline, adrenaline, dopamine.